Okay, so good morning, guys. In previous session, we had already seen the procedure of allotment of share. शेयर कैसे अलॉट होता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, हमने ये देखा है. अप्लीकेशन पे कुछ पैसा आता है, अलॉटमेंट पे आता है, कॉन्स पे आता है. जब जब पैसा आता है उसकी कैसी कैसी अकाउंटिंग करनी है, ये हमने देखा है. उसके बाद हमने देखा था फोरफीचर. उसके पहले हमने देखा था अरियर्स. अगर हमने कॉल किया और सामने वाला व्यक्ति मतलब शेयर होल्डर इज नॉट पेइंग द अमाउंट, हम क्या करते थे, वी वर ट्रांसफरिंग इट टू द अरियर्स अकाउंट, है ना. आफ्टर दैट वी एंड सीन द फोरफीचर. फोरफीचर कब होता है? जब शेयर होल्डर फेल हो जाता है पेमेंट करने के लिए. तो फोरफीचर की अथॉरिटी किसके पास है? कौन डिसाइड करता है फोरफीट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. चाय पीते पीते फिर रेजोल्यूशन पास करके. कैसे रेजोल्यूशन पास करके? वेलकम. अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है स्टार्ट करने को. वेलकम. रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है. कौन सा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा. और कुछ चिट्ठी विट्ठी लिखनी पड़ती है क्या? अच्छा, 14 डेज की नोटिस देनी पड़ती है, ठीक है. अच्छा, फोरफीचर होने के बाद में किसी को इंटीमेट करना पड़ता है क्या? किसको? आरओसी को? शेयर होल्डर को. अच्छा, अब फोरफीचर हो गया तो क्या होगा? मेंबरशिप खत्म होगी और शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है. यहाँ तक हमने देखा था. उसके बाद हमने देखा था फोरफीचर की एंट्री. अगर इशू पार पे किया है, इशू पार पे किया है तो दो बातें हैं. एक तो अपने अरियर्स में डाला है या अरियर्स में नहीं डाला है. दोनों में 3 लाइन ऑफ डिफरेंस है, कुछ फर्क नहीं है. फोरफीचर की एंट्री बता दो क्या है. फोरफीचर की एंट्री अगर अपन ने अरियर्स अकाउंट बनाया है तो क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. अच्छा, ओके. तो शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? पूरा फाइनल कॉल अपन ने कॉल कर लिया था तो पूरा 10 रुपया. फोरफीचर में कितना अमाउंट है? जितना पैसा अपने को मिला था. और अरियर्स में जो अरियर्स, ठीक है. और अगर हम अरियर्स का अकाउंट नहीं बना रहे, रश्मि आज वीडियो दे दूंगा मैं कल का आपको. और अगर हम अरियर्स का अकाउंट नहीं बना रहे, फाइनल कॉल पे फोरफिट कर रहे, तो फिर अच्छा, ओके ओके, ठीक है. बाद में हमने देखा था कि सर हमने प्रीमियम पे इशू किया है और फोरफिट कर रहे हैं. उसमें क्या था? ये सेकंड केस इशूड एट प्रीमियम. इस पे क्या देखा था हमने? सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा ना कहीं. सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है? सामने से बटन स्टार्ट कर दिए हो ना? शुरू हो गया ना? हो गया. हाँ, कर दूँ. दूसरी को कर दूँ लाइट में. ओके. सो हमने देखा था कि फोरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम. केस 1 हमने अरियर्स अकाउंट बनाया है. तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है हमारा. तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने कर दिया जितना कॉल किया था, ठीक है. बाद में जितना पैसा मिल गया है, जितना पैसा मिल गया है वो आ जाएगा टू शेयर्स फोरफीचर में. और जितना अरियर्स में है जो अपन ने कॉल किया था वो आ जाएगा टू कॉल्स इन अरियर्स में. और सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना अपन ने लिया था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है. इसमें किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं, ठीक है. बाद में हमने इलस्ट्रेशन 1 देखा था. इसमें किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी? नो सर, ठीक है. ओके. अब हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे. रेशियो ऑफ फोरफिटेड शेयर, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर. तो सर एक बात बताना, जो शेयर्स हमने फोरफिट कर लिए क्या उसे हम री इशू कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं. कितने पे कर सकते हैं? पार पे कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. प्रीमियम पे कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. डिस्काउंट पे कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. कल भी बताया था डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है.
सिर्फ डिस्काउंट दो ही केस में पॉसिबल है, एक तो स्वेट के टाइम पे जो एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं या फिर फोरफिटेड शेयर है, ठीक है। 6 रुपये मिल गए थे, 4 रुपये आने बचे थे, तो 6 रुपये अपन ने क्या किए, फोरफिट कर लिए, 6 रुपये फोरफिट कर लिए। अभी हम कितने पे कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, री इशू पे 6 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हैं, मतलब न्यू इशू या री इशू अपन 4 रुपीज़ पे कर सकते हैं। इज इट ओके? मतलब इन शॉर्ट फोरफीचर का अमाउंट प्लस री इशू का अमाउंट शुड बी इक्वल टू और मोर देन पार वैल्यू। मतलब शेयर्स का वैल्यू 10 रुपये है तो 10 रुपये आने ही चाहिए फोरफीचर का, और आज का ताज़ा री इशू पकड़ के हमें 10 रुपये तो मिल जाने चाहिए, ठीक है। ओके, हंसते रहो, स्माइल दो। आप लोग ऐसे देखते हो, डर लगता मेरे को मारेगी कि समझ में नहीं आ रहा। और पलक घर पे पड़ती है, मुझे लगा कल उन्हें कुछ भी नहीं समझा, आज सुबह 8:45 बजे आ गए वो बैच को और डिफिकल्टी पूछ लिया, फिर मेरे को लगा कि मैडम पढ़ते हैं, ठीक है। रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर, तो ये था। अब हम प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, वी कैन रीइशू एट पार एज वेल एज डिस्काउंट। अब रीइशू की एंट्री क्या होगी, रीइशू कर रहे हैं तो बैंक में छनछन आ रही है, बैंक में छनछन आ रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल with the amount received on reissue, that is number of shares reissued into amount received per share। reissue की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, अब जैसे कि ये वाला ही केस लेते, पहले अपन ने इशू किया था 10 पे, उसमें से मिल गए अपने को 6, 4 का कॉल किया था, मिले नहीं, तो 6 रुपये हमने कर लिए फोरफिट, ठीक है। तो फोरफीचर की एंट्री क्या, एक बार वो बता दो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपये, ठीक है, टू शेयर, जूम पे दिख रहा है ये जो मैं लिख रहा हूँ, टू शेयर फोरफीचर की फोरफिटेड फोरफीचर अकाउंट कितना, 6 रुपये, टू कॉल्स इन अरियर, ठीक है, कितना, 4 रुपये। अब ये हो गया खत्म। अब हम कर रहे हैं री इशू। अब री इशू कर रहे हैं हम, समझ लो, री इशू एट द रेट ₹10, दैट इज एट पार। पार पे री इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री आनी चाहिए, क्या एंट्री आनी चाहिए, नंबर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लिख लो मेरे साथ साथ, कितना, 10 रुपीज़। अब ज़रा बताना कि ये जो फोरफीचर किया है हमने उसका क्या करेंगे। फोरफीचर की एंट्री तो यहाँ फर्स्ट टाइम हुई है ना, फोरफीचर अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, फोरफीचर अकाउंट इज हैविंग द क्रेडिट बैलेंस। देखो ये जो हमने नंबर 1 एंट्री की थी, इससे क्या हुआ था, शेयर कैपिटल का अकाउंट बैलेंस हो गया था 0, है ना, 10 से क्रेडिट किया था अपन ने पहले, 10 से डेबिट कर दिया। कॉल्स इन अरियर्स का बैलेंस हो गया था 0, क्योंकि कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट अपन ने जब खड़े किए थे तो डेबिट किया था, अभी क्रेडिट कर दिया। अब इसमें एक नए अकाउंट ने जन्म लिया था, शेयर फोरफीचर अकाउंट, और जिसका बैलेंस था क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस था। अब ज़रा ये बताना, ये जो क्रेडिट बैलेंस है ये क्या बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि शेयर फोरफीचर अकाउंट की, क्या करेंगे, इसको क्रेडिट बैलेंस है, इसे ख़त्म करना है तो इसे डेबिट देना होगा, तो चलो डेबिट दे देते हैं, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, कितने से दे दूँ, 6 रुपये से दे दूँ। अब ये जाएगा कहाँ पे, रिजर्व में जाएगा, टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब सर प्रीवियस टॉपिक में वी हैड सीन वी हैव भिन्न प्रकार के रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व्स थे अपने पास अलग अलग, तो फिर ये कौन से रिजर्व में जाना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। एक महिला छात्र कहती है कि सर ये कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, आपको क्या लगता है किशन कन्हैया,
कैपिटल रिजर्व, सपोर्ट करो आपके आंसर को, क्यों कैपिटल रिजर्व? योर आंसर इज करेक्ट, लेकिन कैपिटल रिजर्व में क्यों? वेरी गुड वेरी गुड सर, ये जो पैसा हमें मिला है फोरफीचर का, ये कैपिटल के अगेंस्ट मिला है, ठीक है, वन रीजन ये हो गया। और दूसरा रीजन वेदांश रश्मि ये है कि कैपिटल ट्रांजैक्शंस वो थे जो कभी कभार हुआ करते थे। डेली अपना बिजनेस है कि शेयर को फॉरफिट करने का, मस्त इशू लाओ फॉरफिट करो, इशू लाओ फॉरफिट करो, ये अपना धंधा है क्या, बिजनेस है क्या? नहीं, ये वंस इन अ वाइल होता है, ठीक है। तो इसलिए कैपिटल रिजर्व को हम क्रेडिट करेंगे। ओके, इज इट क्लियर? तो ये थी हमारी री इशू की एंट्री। देखो बेसिकली व्हाट आई वुड हैव डन कि मैं आपको सिर्फ ये री इशू की एंट्री लिख के दिखा सकता था, लेकिन उसके पहले की एंट्री भी तो आपको क्लियर होनी चाहिए ना। अब जब हमने कल ये एंट्री पढ़ी थी तो मैंने उसके पहले की एंट्री लिख के बताई थी आपको, तो उससे क्या होगा, आपको रिकॉल होता जाएगा कि चेन, हमारा ट्रेल क्या चल रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मशक्कत कुछ? ठीक है, ये क्या था, एट पार वाला था, ये था अपना एट पार वाला, ठीक है। अब ले लेंगे एट प्रीमियम, केस वन, केस वन। अब केस टू एट प्रीमियम, एट प्रीमियम मतलब 10 का शेयर था, 6 रुपये मिले, 4 रुपये का अरियर हुआ, 6 रुपये फॉरफिट कर लिए। अब हमने 10 का शेयर किया इशू एट द रेट ₹12, 10 रुपये का शेयर था, 6 रुपये फॉरफिट किए और अभी उसको री इशू किए एट द रेट ₹13, कितने पे, 13 रुपये में अपन ने री इशू किया, मतलब 3 रुपयों का प्रीमियम। तो फिर क्या एंट्री होनी चाहिए, बोलो? नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ओके, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, सो कितना कितना लूँ, बैंक में कितना लूँ, 13 रुपये। ओके, शेयर कैपिटल में कितना लूँ, 10 रुपये, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 3 रुपये। ग्रेट। नेक्स्ट एंट्री, जो फॉरफिट किया था उसका क्या, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री ये जो ऊपर लिखी है, ठीक है, सेम एंट्री लिख लो, लिख लो, हाथों से लिख लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएंगी। एक बार अपन जो हाथ से लिख लेते हैं ना, वो लंबे समय तक के अपने दिमाग में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ओके। अभी रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट प्रीमियम हो गया। अच्छा, अब कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि देयर में अराइज अ सिचुएशन वेयर ओनली पार्ट ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड बी रीइश्यूड। इन सच अ केस, अच्छा क्या हो रहा है कि मान लीजिए हमने 100 शेयर्स को फॉरफिट किया था, 100 शेयर्स को फॉरफिट किया था, ठीक है, और री इशू कर रहे हैं हम 70 शेयर्स, ठीक है, री इशू कर रहे हैं 70 शेयर्स। तो फिर ये जो एंट्री है ना, शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व,
इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 70 शेयर्स का ट्रांसफर करेंगे। कितने शेयर्स का? ओनली 70 शेयर्स का ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। हाँ, ये जो ऊपर की 4 फीचर की एंट्री है इसमें पूरा 100 शेयर्स, ठीक है, 100 शेयर्स। लेकिन अभी जो 4 फीचर वाले फॉरफिट किए 100 शेयर्स, लेकिन हमने री इशू किए सिर्फ 70 शेयर। तो ये जो शेयर फॉरफिचर को हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, ओनली जितने शेयर री इशू किए उतना ही बैलेंस कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, बचा हुआ अभी फॉरफिचर में ही रखा रहेगा, ठीक है। नहीं समझा? 30 अभी भी हमारे पास रखे हुए हैं, वो हमने री इशू ही नहीं किए, ठीक है। देयर में अराइज अ सिचुएशन व्हेन ओनली पार्ट ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड बी री इशूड। इन सच अ केस ओनली द रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शनेट अमाउंट which represents the net gain on shares that are reissued shall be transferred to capital reserve account and the remaining अच्छा देखो, एक ज़रा ये बात बताओ, भूल जाओ अभी ये बताओ कि ये जो कैपिटल रिजर्व को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये क्या है? इजंट इट आर नेट गेन? जो फॉरफिट कर लिया है वो अपना नेट गेन हो गया ना। 10 की चीज़ थी, 6 रुपये पहले मिल गए, 10 रुपये आज मिल गए, तो जो पहले 6 रुपये मिल गए वो तो मुनाफा हुआ, गेन ही हुआ ना। 10 रुपये के शेयर थे, पलक को इशू किया, पलक ने 6 रुपये दी, मैंने शेयर 55 कर लिए, फिर फॉरफिट कर लिए, तो 6 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। अभी मैंने 10 में इशू कर दिया, जितने की चीज़ थी उतने मेरे को मिल गए। 6 रुपये जो पहले मैंने फॉरफिट किया वो तो मेरा नेट गेन हो गया ना, है ना, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि अगर 100 शेयर थे, 100 में से सिर्फ आपने 70 शेयर री इशू किए है, तो अपने को नेट गेन अभी सिर्फ 70 शेयर पे हुआ है। बचे हुए जो 30 शेयर है वो उसका क्या भरोसा, वो अपन डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं ना, कल किसने देगा, तो वो अभी तक अपना गेन हुआ नहीं है। जब अपन री इशू कर देते हैं तब अपना गेन बुक करेंगे अपन, अभी उसको 4 फीचर में रहने दो। जो 30 शेयर का बैलेंस है वो 4 फीचर में रहेगा और 70 शेयर का जो गेन हो गया है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके ग्रेट। और जो 30 शेयर अभी अपन ने री इशू नहीं किया है, मस्ट बी लेफ्ट इन द शेयर फॉरफिचर अकाउंट इटसेल्फ। मतलब यहाँ लिख दो 30 शेयर्स, ठीक है, और यहाँ लिख दो 70 शेयर्स, ठीक है। और ये जो छोटे से अक्षरों में जो लिखा है ये लिख दो 100 शेयर्स फॉरफिटेड और री इशू 70 शेयर। फोटो खींच लो पलक, लेकिन नोट्स में उतार लेना, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले फोटो काम नहीं पड़ेगी, वहीं पे आसपास में लिखा रहेगा तो आप रिवाइज कर पाओगे एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले में। फ़ोटो तो कोई, क्योंकि कैसा है आप मोबाइल में पढ़ाई करोगे, स्क्रॉल करोगे तो कोई और फ़ोटो आ जाएंगी, है ना, बोटिंग की फ़ोटो दिख जाएंगी, इसलिए हुआ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, forfeiture and reissue of shares allotted on pro rata basis in the case of over subscription। इसको रखो अभी पेंडिंग पे, ठीक है, टॉपिक के एंड में लेंगे इसको, बड़ा कंसेप्ट है, स्टार्ट से लेंगे इसको। अभी नेक्स्ट है बाई बैक ऑफ शेयर्स। बाई बैक ऑफ शेयर्स मतलब क्या होता है? अच्छा, अच्छा, जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स मार्केट से खरीद लेती है इसे हम कहते हैं बाई बैक, इसे हम कहते हैं बाई बैक। अब बाय बैक एक्चुअल में होता है क्या कभी? रियल लाइफ में ये कंसेप्ट फॉलो होता है? यस सर, बिल्कुल होता है। अभी 6-8 महीने पहले वेदांता ने अपने शेयर्स को बाय बैक किया था। शेयर प्राइस चल रही थी 75 रुपये और वेदांता ने ऑफर दिया था 98 रुपये या 105 रुपये के आसपास का ऑफर दिया था कि हम इतने रुपए में शेयर्स बाय बैक करेंगे, ठीक है। बाय बैक का कारण क्या होता है, क्यों हम बाय बैक करते हैं? हाँ, शेयर कैपिटल कम करने के लिए। ओके वेदांश बोलो।
जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट हो जाता है मतलब वो भी यूज कर सकते हैं उसमें, तो अच्छा रिडीम करने के लिए। अच्छा, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो पैसा है उससे हम बायबैक कर सकते हैं, ठीक है। बायबैक करना क्यों है, बायबैक के फायदे क्या है? ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है या डायरेक्टर्स है या कंपनी है, जब उन्हें लगता है कि हमारे शेयर की बुक वैल्यू है 200 रुपये, हमारे शेयर्स की बुक वैल्यू है फॉर एग्जांपल 200 रुपये, लेकिन मार्केट में भी वो बिक रहा है सिर्फ 120-130 रुपये पे, तो क्यों ना हम खरीद लें। हमें मालूम है महंगी चीज़ है, सस्ते में बिक रही, खरीद लेते हैं, ठीक है। सेकेंडली, अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए, अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए, क्योंकि अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट समझ लो आपकी अभी, अर्निंग पर शेयर फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। समझ लो नेट प्रॉफिट है अपना 1,00,000 रुपये और हमारे शेयर्स है 1000, तो फिर अर्निंग पर शेयर कितना आ गया, 100 रुपये। अर्निंग पर शेयर आ गया 100 रुपये। अब अपना प्रॉफिट 1,00,000 ही है, लेकिन हमने क्या किए कि ये जो 1,000 शेयर है ना हमारे मार्केट में, उसमें से 200 शेयर हमने बायबैक कर लिए। अब कितने शेयर बचे, अब सिर्फ 800 शेयर बचे हैं, तो 1,00,000 डिवाइड बाय 800 कितना आता है, ये 125। तो बैठे बैठे हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, है ना, बैठे बैठे अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। तो एक रीज़न ये है कि हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए, ठीक है। थर्ड रीज़न है हॉस्टाइल टेक ओवर से बचने के लिए। हॉस्टाइल टेक ओवर मतलब क्या होता है, जैसा मतलब एक कोई ग्रुप मिलके जो होल्डिंग्स चाहिए लाइक 51% से उससे ज़्यादा भी हो सकती है किसी और की, अच्छा ओके, तो उसको काउंटिंग करने के लिए। अच्छा ओके। तो होस्टाइल टेक ओवर, होस्टाइल टेक ओवर मतलब क्या होता है कि कोई एक बहुत अच्छी कंपनी है रौनक इंफ्रा लिमिटेड, ठीक है, आपको मालूम है इसमें पैसा ही पैसा है, कमाई ही कमाई है, बम नोट छाप रहे हैं। अब रुशिल और वेदांश और अंकिता ने मिलके क्या किया कि क्या करते हैं कि ये जो कंपनी है ना इसके अपन को मालिक बनना है, तो अपन क्या करेंगे, रौनक इंफ्रा तो बिकने से रही, तो अपन क्या करेंगे, इसके धीरे धीरे शेयर खरीद लेते हैं, इसके शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ा लेते हैं, डेली बेसिस पे मार्केट से थोड़े थोड़े शेयर्स खरीद लेंगे। अब जैसे जैसे हम शेयर्स खरीदते जाएंगे हमारा शेयर होल्डिंग बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा जब हमारा शेयर होल्डिंग 25% से ज़्यादा हो जाएगा, 50% से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही 25% से ज़्यादा हो गया तो अपने पास बहुत सब्सटेंशियल राइट आ गया, 50% से ज़्यादा हो गया तो अपन तो एकदम मेजर शेयर होल्डर्स बन गए, और कंपनी के जो भी डिसीजन है वो अल्टीमेटली अपन ले लेंगे। फिर भले ही डायरेक्टर कोई और है, लेकिन जो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा वो कौन करेगा, शेयर होल्डर्स करेंगे। अपने पास ही 50% शेयर्स है, तो अपन जो रेजोल्यूशन पास करना चाहेंगे वो पास होगा, जो रुकाना चाहेंगे वो रुका ही जाएगा। मतलब कंपनी के शेयर्स खरीदने से, कंपनी में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाने से वो कंपनी के अपन मालिक बन सकते हैं, और इसे हम कहते हैं होस्टाइल टेक ओवर। धीरे धीरे ग्रेजुअली 1 महीना 2 महीना रोज थोड़े थोड़े शेयर खरीद के हम जब वो कंपनी के मेजर शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो ऐसे टेक ओवर को होता है, कहते हैं होस्टाइल टेक ओवर। अब मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी के 55% शेयर आ गए, अब जनरल मीटिंग में जब डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो आप रुशिल को अपॉइंट करोगे क्या, नहीं, आप किसको अपॉइंट करोगे, पलक को। आपकी टीम का जो भी मेंबर है उसे आप अपॉइंट करोगे ना, तो अल्टीमेटली कंपनी किसकी होगी, आपकी होगी। अल्टीमेटली आपने कंपनी को क्या कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। होस्टाइल टेक ओवर किसका हुआ था, नहीं तो वो होस्टाइल टेक ओवर नहीं हुआ, होस्टाइल टेक ओवर हुआ था बॉम्बे डाइंग का। बॉम्बे डाइंग करके कंपनी है, पता है क्या, बॉम्बे डाइंग नाम की कंपनी है, उसका होस्टाइल टेक ओवर हुआ था, ठीक है। और आज की डेट में होस्टाइल टेक ओवर पॉसिबल नहीं है या नहीं होता है, निग्लिजिबल होता है। उसका रीज़न ये है कि राहुल जब पढ़ाएंगे आपको सेबी में या सिक्रा में, सिक्रा है क्या आपको, SCRA है क्या, SCRA होगा, या सेबी सिक्रा में आपको पढ़ाएंगे कि आज की डेट में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपनी के
5% से ज़्यादा शेयर्स है तो हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमारे पास XYZ के 5% से ज़्यादा शेयर है। अब हम या सपोज हमारे पास 4% के शेयर है, अब हम और 1% के 2% के शेयर खरीद रहे हैं तो इससे क्या होगा, 4 + 2 6% मतलब 5% से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है, हमको इस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम ये कंपनी के और 2% के शेयर खरीद रहे हैं जिससे हमारे पास 5% आ जाएंगे। तो जैसे ही ये हुआ तो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या कंपनी के प्रमोटर्स या कंपनी के डायरेक्टर्स को पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति के पास हमारी कंपनी के 5% से ज़्यादा शेयर है, ये हमारी कंपनी का एक बड़ा कस्टमर है, बड़ा शेयर होल्डर है, एक बड़ा मालिक है। फिर अगले 5% पे फिर से, और अगर 25% के ऊपर हमारे पास एक्विजिशन आ रहा है शेयर्स का तो उसके लिए तो कुछ बड़ी नोटिस वगैरह देना पड़ता है, न्यूज़पेपर में डालना पड़ता है कि ये कंपनी की मैं 25% शेयर अक्वायर करने जा रहा हूँ। अभी मेरे पास 20 है, मैं 6 अक्वायर कर रहा हूँ, मतलब 26 हो जाएंगे, मतलब 25 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो जैसे ही न्यूज़पेपर में आया तो प्रमोटर डायरेक्टर लोग कुछ ना कुछ करते हैं। अगर फेवरेबल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई कॉम्पिटिटर, कोई अपना कोई राइवल है, राइवल ग्रुप का कोई व्यक्ति अपने शेयर खरीद रहा है तो फिर ये तो गलत बात हो जाएंगी ना। सामने वाले व्यक्ति के पास 26%, अपने कॉम्पिटिटर के पास 26% शेयर आ गए तो वो क्या कर सकता है, अपने कॉम्पिटिटर के पास 26% शेयर आ गए तो अपना कुछ नुकसान कर सकता है क्या? यस, कर सकता है। 26% शेयर आ गए मतलब हमारी कंपनी का कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन वो रुका सकता है। स्पेशल रेजोल्यूशन को कितना लगता है, 75 से ज़्यादा। अब उसके पास ही 26 है तो 74 ही हमारे पास बचे, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कैसे होगा? हम सोचेंगे हमारा काम है बॉटल बनाने का, वो भी बॉटल बनाता, हम भी बॉटल बनाते, हमने कोई अच्छी नई बॉटल बनाए या हम कोई नवी मशीन लाना चाहते हैं बॉटल बनाने के लिए, उसके लिए हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, तो वो पास होने देगा क्या? नहीं। तो ऐसे टाइम पे अगर हमें नोटिस पहले मिल गई है तो हम कुछ ना कुछ तिकड़म करके वो उसका शेयर होल्डिंग रुका सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम मार्केट से बायबैक कर लेंगे। मार्केट से वो शेयर खरीद रहा था, है ना, लेकिन मार्केट में रेट चल रहा था 200 रुपया, वो खरीद रहा था 200 में, हमने ऑफर ला दिया कि हम 250 रुपये में खरीद लेंगे। 200 की चीज 250 में बिक रही है तो शेयर होल्डर क्या करेंगे, कंपनी को बेच देंगे शेयर। अब कंपनी के पास शेयर आ गया मतलब मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी मतलब वो जो राइवल है जो शेयर खरीद रहा था, जो होस्टाइल टेक ओवर कर रहा था, वो कर पाएगा क्या? नहीं। तो बायबैक की वजह से हमारा होस्टाइल टेक ओवर रुकता है, बचता है। ठीक है, अच्छा बायबैक ऑफ शेयर मतलब क्या होता है, कौन समझेगा? मुझे मैथिली बताओ एक बार, बायबैक ऑफ शेयर मतलब क्या होता है? उसको बायबैक कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे एडवांटेजेस। हमने ये देखा, पहला एडवांटेजेस हमने देखा कि अर्निंग पर शेयर हमारा इम्प्रूव होता है। ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज इज अर्निंग पर शेयर हमारा इम्प्रूव होता है। टू इम्प्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड टू एनहांस द लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। ये क्या है? एक तो हमारा अर्निंग पर शेयर इम्प्रूव हो गया, दूसरा है कि टू इम्प्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल। अब हमने बायबैक कर लिया मतलब हमारा शेयर कैपिटल कम हो गया, प्रॉफिट हमारा पहले भी 1 लाख था, आज भी 1 लाख है। ठीक है, अब कैपिटल कम हो गया फिर भी 1 लाख है, मतलब हमारा रिटर्न तो बढ़ गया ना। देखा जाए तो पैसा कम इन्वेस्टेड है बिजनेस में लेकिन रिटर्न बढ़ गया। टू प्रोवाइड एन एडिशनल एग्जिट रूट, अब जो हमारे शेयर होल्डर्स है वो अगर अपने कंपनी के शेयर्स बेचना चाहते हैं तो वो क्या ऑप्शंस है, एक तो मार्केट में बेच देंगे या फिर अगर हम बायबैक ला रहे हैं तो ये तो एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिल गई उनको शेयर बेचने की, एग्जिट करने की, है ना तन्वी? टू प्रोवाइड एडिशनल एग्जिट रूट का मतलब क्या होता है? हाँ, पहले क्या ऑप्शन था कि शेयर मार्केट में बेच दो, अब और एक ऑप्शन आ गया कंपनी को बेच दो। इट इज़ एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ रिडक्शन इन कैपिटल। देखो कैपिटल रिडक्शन कंपनी नहीं कर सकती है, कैपिटल रिडक्शन करना है तो हमको बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, लेकिन बायबैक कर रहे हैं तो अल्टीमेटली तो कैपिटल ही रिड्यूस हो रहा है ना,
तो बगैर NCLT बगैर कोर्ट की परमिशन के अगर हमको कैपिटल कम करना है तो बायबैक करेंगे हम, ठीक है। टू एनहांस कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी, क्या होता है कि शेयर कम हो रहे हैं, है ना, तो कंसोलिडेट हो जा रहा है हमारा शेयर कैपिटल, कम हो जा रहा है, ठीक है। टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिडर्स, मतलब होस्टाइल टेक ओवर को रुकाने के लिए, ठीक है। टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर, अब देखो कैसा है कि समझ लो हमारे पास बहुत सारा कैश है कंपनी के पास, वी आर हैविंग सरप्लस कैश। अब ये कैश से क्या कर सकते हैं, अब कैश पड़ी है, अगर हमको उसका कुछ यूज़ नहीं दिख रहा है कि और पैसा लगाने से उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, हमारे पास सरप्लस कैश है, तो क्या करेंगे, लौटा देते हैं। कैश आइडल पड़ी है हमारे पास बिजनेस में, उतना रिटर्न नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश लौटा देंगे, बाय बैक कर लेंगे। टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, कई बार ये आपको FSM में समझ में आएगा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमम, की ऐसा नहीं कि बहुत इंटरेस्ट भर दे रहे हैं, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत डिविडेंड चला जा रहा है, ऑप्टिमम होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी हमारी सही आनी चाहिए, आपको FSM में समझ में आएगा। टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्लगिश मार्केट कंडीशन, देखो स्लगिश मार्केट कंडीशन जैसे कि मार्केट बहुत मंदी की टोन है, बहुत कम चल रहा है, और हमारे शेयर का प्राइस मार्केट में चल रहा है 80 रुपये, लेकिन हमें पता है कि शेयर का वैल्यू 80 रुपये नहीं है, हमारे शेयर का वैल्यू है 140 रुपये, तो हम क्या करते हैं, हम बायबैक का ऑफर ला लेते हैं। हम क्या बोलते हैं, बायबैक करेंगे, कितने में, 120 रुपये में। मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है कि मार्केट में शेयर बिक रहा है 80 रुपये में, लेकिन हमने बोल दिया कि हम 120 रुपये में खरीदेंगे। कब, आज है 21 अक्टूबर, हम खरीदेंगे 11 नवंबर को, तो फिर पब्लिक क्या बोलेंगी, यार अभी तो ये 80 रुपये में मिल रहा है और आज 80 में खरीद लेता हूँ, बाद में 120 पे बेच दूंगा, मुमकिन है ना। तो फिर लोग क्या करेंगे, ये शेयर बाय करने लगेंगे। जैसे ही लोग ये शेयर बाय करने लगेंगे, इसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, सप्लाई कम रहेगा, डिमांड बढ़ गई तो इसकी वैल्यू बढ़ती गई, 80 का 90 हुआ, 90 का 100 हुआ, 100 का 115 हुआ, 118 हुआ, है ना। मतलब मार्केट स्लगिश था, हमारे शेयर की वैल्यू कम थी, तो हमको इसको सपोर्ट करना था, हमें इसको सपोर्ट करना था, तो हमने बायबैक का अनाउंसमेंट किया और शेयर की वैल्यू अपने आप बढ़ने लगी। अब इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी बढ़ेंगी, मैक्सिमम 120 तक बढ़ेंगी, फिर उस पर आके रुक जाएगी, क्योंकि हमें पता है 11 तारीख को तो 120 में इसका बायबैक होने वाला है, हम 122 में खरीदेंगे क्या, नहीं, यहाँ हम 125 में भी खरीद सकते हैं, सॉरी इसके ऊपर भी बढ़ सकता है, इसके ऊपर भी बढ़ सकता है। आप जिसने 130 में खरीदा है वो 120 में नहीं बेचेगा, बायबैक का ऑप्शन अवेल नहीं करेगा। अब मान लीजिए धनवी को लग रहा है कि इसकी शेयर की वैल्यू 150 तक चले जाएगी, तो वो 130 चल रहा है तो 130 में खरीद लेंगी 10 तारीख को, 11 तारीख को वो कंपनी को 120 में नहीं बेचेंगी। अपने पास ऑप्शन है बायबैक में शेयर बेचना है कि नहीं बेचना है, ठीक है। टू सर्व द इक्विटी मोर एफिशिएंटली, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनका EPS बढ़ाने के लिए, इम्प्रूवमेंट इन EPS कैन बी कौन सा, अच्छा, रिडक्शन इन कैपिटल, रिडक्शन इन कैपिटल मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन कैपिटल मतलब हमारे 1000 शेयर इशू किए थे एट द रेट ऑफ 10 या 100, तो मतलब 1 लाख का हमारा शेयर कैपिटल, ठीक है। अब अगर हमको शेयर कैपिटल कम करना है, जैसे कि 10 का शेयर था, हमने 8 रुपये कॉल किए थे, 8 रुपये अपने को मिल गए थे, 2 रुपये अभी भी अपन कॉल कर सकते थे, ठीक है। अपने बुक्स में ऑथराइज कैपिटल अभी कितना दिख रहा है, 1 लाख, कैसे, सॉरी 10 का शेयर था ना, और तो 1000 शेयर थे, तो 1000 इंटू 8 मतलब कितना, 1000 इंटू, एक मिनट फिर से लीजिए, 10,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 10 मतलब कितना, 1 लाख, क्या हो गया ये अपना ऑथराइज्ड कैपिटल या समझो शेयर कैपिटल।
इसमें से अपन ने पूरे 10,000 इशू किए सब एट द रेट ऑफ 10, मतलब अपन ने 1 लाख का इशू किया। कॉल कितना किया अपन ने 10,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ 8, मतलब सिर्फ 80,000 रुपये कॉल किया। ठीक है, मतलब एट द रेट 2 अपन कॉल कर सकते हैं। अब हमको लग रहा है कि 80,000 में अपना काम निपट जा रहा, बचे हुए 2 रुपये अपने को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस में अपन ने बोला था 6 महीने में कॉल कर लेंगे, लेकिन अपने को पैसों का काम लॉन्ग टर्म में दिख ही नहीं रहा है। और अपने अच्छा है कि ज़्यादा कॉल नहीं करते हैं, 80,000 पे ही अपना पेड भर गया है। तो अपन क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन के लिए परमिशन लेंगे। अब कैपिटल रिडक्शन करना है तो क्या होगा कि जो 10 का शेयर है, 10 के शेयर की वैल्यू अपने को कर देना है 8 रुपये। ये जो 10 है, 10 को कट करके अपने को 8 करना है, और ये कैपिटल ही अपना 80,000 करना है। तो इसको कहते हैं कैपिटल रिडक्शन। ये करने के लिए हमको कोर्ट की परमिशन लगती है, आरओसी की परमिशन लगती है, रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तो बहुत मगजमारी वाला काम है। तो इसके जगह क्या करते हैं कि अपन जो 2 रुपये बचे हैं वो कॉल कर लेते हैं। 20,000 कॉल कर लो, 1 लाख हो गया। अब क्या कर लेते, 20,000 के शेयर्स बाय बैक कर लेंगे। 20,000 के शेयर्स बाय बैक कर लेंगे, तो अल्टीमेटली अपना कैपिटल कितना आ गया, 80,000। और क्या हो जाएंगे ये 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ले लो चित्र, ले लो इसका, लिख लो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दिया। बायबैक अपने को जितना करना है उतना कर सकते हैं। अभी अगर जाए तो अपन 30,000 का भी कैपिटल रिड्यूस हो गया, तो ये सारे एडवांटेज है ना मैडम, ये सारी चीज़ें एडवांटेजेस है ना। विदाउट रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ कोर्ट, ये एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि विदाउट रिक्वायरिंग अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट। रिड्यूस करना है कैपिटल को तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब बगैर कोर्ट में जाए आपको कैपिटल रिड्यूस करना है तो बाय बैक करो। देखो, इन बोथ द केसेस आर अल्टीमेट कैपिटल इज रिड्यूसिंग डाउन टू 80,000 ओनली। बट यहाँ क्या हो रहा था, 10,000 शेयर हो रहे थे 8 रुपये के, और यहाँ हो रहा है 8,000 शेयर 10 रुपये के। ठीक है, ठीक है। ईपीएस का एग्जांपल मैंने समझा दिया था, देखना है एक बार फिर से देख लो। प्रॉफिट है 100 रुपये का, नंबर ऑफ शेयर है 10, तो अर्निंग पर शेयर आ गया 10, 100 डिवाइड बाय 10। अब अगर अपन ने 5 शेयर को बाय बैक कर लिया तो 100 रुपये का प्रॉफिट, बचे 5 शेयर, तो अर्निंग पर शेयर हो गया 20। 10 का ईपीएस हो गया 20, है ना, इंक्रीजिंग इन ईपीएस। ये क्या था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, और अपन ने यहाँ पे भी देखा था कहीं तो भी, ये यहाँ
100 का EPS हो गया था 125। यस सर। ठीक है, ओके। फर्दर द गिवन बिलो इज अ टेबल फॉर रिलेवेंट सेक्शन। ठीक है, इसको यू कैन मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। इस टेबल में सभी दिया है कि अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है तो बायबैक के लिए कौन से सेक्शन अप्लीकेबल है, सेक्शन 68, 69 एंड 70, 68, 69 एंड 70 और रूल 17 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014। ठीक है, और लिस्टेड कंपनी है तो ये 3 तो है ही, 17 भी है, साथ में सेबी का भी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 1998 लागू हो जाता है और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज अमेंडमेंट वाला रेगुलेशन 2013 ये भी लागू हो जाता है। मतलब बेसिकली बायबैक को कौन गवर्न करता है, अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस में उनको कौन रेगुलेट करता है, सिर्फ कंपनीज एक्ट, तो सिर्फ कंपनीज एक्ट के सेक्शन लिखने का। लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड है तो इसमें सेबी भी पिक्चर में आ जाती है। तो ये याद होना, बायबैक का सेक्शन कौन से, 68, 69, 70, 68, 69, 70 और रूल नंबर 17 ऑफ कंपनीज रूल 2014। कौन सा वाला रूल, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला। और लिस्टेड कंपनी के केस में सेबी भी पिक्चर में आ जाती है बस। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है अपने को। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन 68, 69, 70 है, दिस सेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CS प्रोफेशनल में भी इस पे बहुत सवाल आते हैं और अभी कंपनी लॉ है ना आपको, है ना, कंपनी लॉ में भी आपको ये सेक्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके सर रिकॉर्ड हो रहा है? यस हो रहा है। ठीक है, ओके। रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, परचेज कैन बी मेड आउट ऑफ, परचेज कहाँ से कर सकते हैं, बायबैक कर रहे हैं तो बायबैक के लिए क्या लगेगा, छनछन लगेंगी, है ना। छनछन मतलब पैसा रोकड़ा लगेगा। रोकड़ा कहाँ से लेंगे, एक तो सर फ्री रिजर्व में पैसा रखा है हमारे पास, कहाँ रखा है, फ्री रिजर्व। दूसरा सर सिक्योरिटीज प्रीमियम। तीसरा था प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे MCQ बनता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बायबैक के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, कौन से वाले पैसे, कौन सा वाला फंड यूटिलाइज करेंगे। तो नंबर 1 है एक तो हम फ्री रिजर्व वाला पैसा यूज़ करेंगे, नंबर 2 है या हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा यूज़ करेंगे, या नंबर 3 है प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इक्विटी शेयर को बायबैक करना चाहते हैं, इक्विटी शेयर को बायबैक करना चाहते हैं तो पहला है फ्रीज रिजर्व, दूसरा है सिक्योरिटीज प्रीमियम और तीसरा है फ्रेश प्रोसीड्स, फ्रेश इशू प्रोसीड्स। अब इसमें ध्यान में देने वाली बात है कि हमको बायबैक करना था, बायबैक करने के लिए फॉर एग्जांपल हमको चाहिए थे 10 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नया कुछ इशू करेंगे। तो नया क्या इशू कर सकते हैं, नया हम 10 लाख के डिबेंचर इशू कर सकते हैं, या नए 10 लाख के हम प्रिफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नए 10 लाख के इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने को 10% प्रिफरेंस शेयर है अपने पास, इसको अपने को बायबैक करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अपने पास है 10% प्रेफरेंस शेयर, कितने के, 10 लाख रुपए के, और अपने को इसको बायबैक करना है, अपने को इसको बायबैक करना है। और कैसे, फ्रेश इशू करके। तो हम क्या, कहाँ से पैसा रेज कर सकते हैं, हम नवे इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, हम नवे डिबेंचर इशू कर सकते हैं, हम नवे प्रेफरेंस शेयर 12% वाले इशू कर सकते हैं, 8% वाले इशू कर सकते हैं, लेकिन 10% वाले प्रेफरेंस शेयर नहीं कर सकते। मतलब रौनक सर ये कह रहे हैं कि हम जो कैटेगरी के शेयर बायबैक कर रहे हैं तो वो कैटेगरी हमने पिछले साल भर में इशू नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अभी 10% के शेयर इशू किए और 6 महीने बाद 10% के बायबैक कर रहे हैं वही पैसा यूज करके।
फिर ये तो गोलमाल ही हो गया ना, आपको आपके पहचान वाले को शेयर देने थे तो आपने नवे इशू किए और यहाँ से बायबैक कर लिए। नहीं समझा क्या रुचिल? ये वाली लाइन पढ़ो। हाउएवर, ये हाउएवर नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर, एनी काइंड ऑफ शेयर, एनी काइंड ऑफ शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज shall be made out of the proceeds of the earlier issue of the same kind of shares or same kind of other securities. Mark it as very important. आया क्या किधर समझ में कि नहीं आया? अब एक तरह ब्लैंक में देखते हो वो डर ही लगता। आपको आया पलक समझ में? ठीक है, मतलब दूसरी सिक्योरिटी इशू करो, शेयर बायबैक करो चलेगा, लेकिन एक्स इशू किया और एक्स को बायबैक किया ये नहीं चलेगा। ठीक है, ले लो। नहीं, ये जो परसेंट है इसका मतलब क्या है? ये जो परसेंट लिखा है इसका मतलब क्या है? मतलब 10% प्रेफरेंस शेयर है वेदांश, तो इसका मतलब ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है इनको 10% का डिविडेंड मिलेगा, 10% का डिविडेंड मिलेगा। हमने इस टॉपिक के पहले देखा था कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दो तरह के शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स होता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो या कम हो 10% मतलब 10%। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है? मालिक है, तो उन्हें बचा कुचा मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा मिलेगा, कम हुआ तो कम मिलेगा। इक्विटी शेयर छोड़ के सब कुछ आ जाएगी। मतलब जो सिक्योरिटी हम बायबैक कर रहे हैं वो सिक्योरिटी अपन ने रिसेंटली इशू नहीं करने को होना, तो बायबैक ऑफ शेयर इसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? कौन सी जगह से लाएंगे? बोलो ना, फिर मेरे को क्या देख रहे हैं? मैं तो ऐसे कुछ भी करते रहता। बायबैक के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? और एक अच्छा 4 जगह हो गई, 3 ही जगह है। कौन सी? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और न्यू इशू। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, न्यू इशू, इस पे 100% क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू। ठीक है, प्रिलिमिनरी कंडीशंस फॉर बायबैक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68(2) द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। बायबैक के लिए क्या क्या कंडीशंस है? एक तो पहली कंडीशन है कि आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। क्या कंडीशन है? आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि स्पेशल रेजुलेशन लगता है। दूसरी कंडीशन है स्पेशल रेजुलेशन लगता है। लेकिन जो बायबैक है वो है 10% से कम का। कंडीशन क्या है? कि स्पेशल रेजुलेशन लगता है, बट जो बायबैक है वो 10% से कम का है, प्लस बोर्ड रेजुलेशन अपन ने पास किया है, तो फिर नो एसआर। आई बात समझ में? बेसिकली बायबैक के लिए स्पेशल रेजुलेशन लगेगा, लेकिन बायबैक है 10% से कम और बोर्ड रेजुलेशन पास कर लिया तो स्पेशल रेजुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं। मैथिली 10,000 शेयर अपन ने इशू किए और अपन को सिर्फ 500 शेयर बायबैक करना है, तो 10,000 का 500 मतलब कितना होता है? 5% होता है, मतलब लेस देन 10% हो गया। तो इसके लिए स्पेशल रेजुलेशन की कोनो ज़रूरत नहीं, सिर्फ BR से हो जाएगा। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर अपन 10,000 शेयर है और अपने को 2,000 शेयर बाइक पैक करना है तो इसका मतलब 20% हो गया, दैट इज
मोर देन 10%, तो ई का वास्ते अपन का स्पेशल रेजोल्यूशन लगी, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा अपने को, ठीक है। ओके, लिख लिए ये, ठीक है। A special resolution has been passed at the general meeting of a company authorizing the buyback. तो पहली कंडीशन थी आर्टिकल्स में ऑथराइज होने को होना, सेकेंड कंडीशन इज स्पेशल रेजोल्यूशन होना, बट द सेम इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन द बायबैक इज 10% और लेस, और बोर्ड रेजोल्यूशन से ऑथराइज बाय द बोर्ड्स, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने की जगह हमने ये सिर्फ पिक्टोरियल फॉर्मेट में इतना लिख लिया, तो आपको नहीं लगता है जल्दी से समझ में आ रहा है? ये अगर ये 3 लाइन पढ़ोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन इसको हमने पिक्टोरियल फॉर्मेट में निकाल लिया तो इजी लग रही है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ पॉइंट बी, ठीक है। नेक्स्ट इज द बायबैक इज 25% और लेस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी, but in case of equity share the same shall be taken as, ठीक है। सी पॉइंट क्या बोलता है कि जो बायबैक है इट शुड बी less than 25% of share capital plus free reserve, ठीक है। हमारे पास शेयर कैपिटल है 10 लाख का, ठीक है, शेयर कैपिटल है 10 लाख का, फ्री रिजर्व है 2 लाख के, ठीक है। 10 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया? 12 लाख, ठीक है। अब जो अपन बायबैक कर रहे हैं, बायबैक कितना होना चाहिए? इसका 25% या उससे कम, तो इसका 25% कितना आ जा रहा है? 3 लाख। तो हम जब बायबैक करेंगे वो 3 लाख का करेंगे या उससे कम का करेंगे, है ना? उससे कम का करेंगे, 3 लाख से कम का करेंगे। इज इट क्लियर? यस। और अगर हम बायबैक कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स का, तो फिर क्या कंडीशन है? 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब 10 लाख का 25% दैट इज 2,50,000। इज इट ओके? रेड, अच्छा इक्विटी शेयर वाला, अगर इक्विटी शेयर्स है तो 25% ऑफ शेयर कैपिटल, यहाँ हमने क्या किया था? फ्री रिजर्व भी ऐड कर दिया था, 2 लाख ऐड कर दिया था, और 12 लाख का 25% मतलब 3 लाख लिया था। अभी क्या किया अपन ने? अगर इक्विटी शेयर हम बायबैक कर रहे हैं तो 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब 10 लाख का 25%, मतलब 10 लाख का 25%। ओके, अगर CS एग्जीक्यूटिव का व्हाट्सएप का और भी कोई ग्रुप बनाएंगे? अच्छा, उसमें सिर्फ सेविंग के रिलेटेड आता है? अच्छा अच्छा, ठीक। कि ये एग्जीक्यूटिव की बैचेज स्टार्ट कब से हुई थी? अगस्त से 21 अगस्त से। कौन सी सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए थे? ओके, और अपनी ये बैच कब से स्टार्ट हुई? अच्छा, 4 तारीख से, अक्टूबर से, ठीक है। इज इट ओके? लिख लिया, छाप लिया, हो गया?
फोटो ले लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। बढ़े आगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1 विद डेट इज द एग्रीगेट ऑफ डेट इक्विटी रेशियो पोस्ट बायबैक कितना होना चाहिए? 2:1, ठीक है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे एमसीक्यू बनता है, ठीक है। डेट मतलब लोन, ठीक है, डेट मतलब लोन। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब आ जाएगा उसमें, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब आ जाएगा। और इक्विटी मतलब इक्विटी, फ्री रिजर्व पे इक्विटी के पार्ट होता है। ऑल द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फॉर द आर फुल्ली पेड अप। अच्छा, जो पार्टली पेड अप है वो बायबैक नहीं कर सकते। 10 रुपये का शेयर है, उसमें से सिर्फ 8 पेड अप है, तो इसका मतलब 2 अनपेड है। तो इसका मतलब अगर अपने को बायबैक करना है तो पहले ये 2 रुपये कॉल करेंगे, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करेंगे और फिर बायबैक करेंगे। अगर पार्टली पेड अप है, ये क्या है पॉइंट नंबर ई, अगर पार्टली पेड अप है तो उसको कन्वर्ट करेंगे फुल्ली में और फिर करेंगे बायबैक, ठीक है, फिर करेंगे बायबैक। हाँ, अभी तो सब फुल्ली पेड अप ही रहता, ठीक है। If shares or securities are listed, buyback will be in accordance with the regulation made by the SEBI। कौन सा है बोलो, SEBI का कौन सा रेगुलेशन है? 1998 वाला। कौन सा 1998 वाला? 2014 में अमेंडमेंट हुआ। इसमें इम्पोर्टेंट क्या रहता है, ये जो ब्रैकेट में लिखा रहता है ना, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ये इम्पोर्टेंट है। अब कंपनीज एक्ट के जितने भी रूल है, अगर आप बोलोगे कि मैं ये याद कर लूँगा रूल 17 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014, जितने भी रूल है ना सब ऐसे ही रहेंगे। रूल 10 ऑफ 2014, 2013, 2015 ऐसे ही रहेगा। लेकिन वो रूल बोलता क्या है वो लिखा होता है ब्रैकेट में, रूल बोलता क्या है वो लिखा होता है ब्रैकेट में, ठीक है। इज इट ओके? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? ठीक है, ओके। The buyback in respect of unlisted shares or other specified securities is in accordance with the share capital and debentures rule 2014। ऊपर देख लिया हमने, कौन सा वाला? रूल 17, रूल 17, ठीक है। No offer of buyback shall be made within a period of 1 year from the date of the closure of the procedure preceding offer of buyback if any। अब ये क्या कहता है, फर्स्ट बायबैक एंड सेकेंड बायबैक, दोनों के बीच में 1 ईयर का गैप होना, ठीक है। अपन ने 1 तारीख को 1 जनवरी 2022 को अपन ने बायबैक किया, तो अगला बायबैक कब आएगा? 31 दिसंबर 2022 के बाद में, मतलब प्रीसीडिंग बायबैक एंड द करंट बायबैक में देयर शुड बी अ गैप ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, ओके। क्या दिखो?
हुआ? ओके, explanatory statement. Section 68 subsection 3 spells out the additional requirement as follows. The notice of the meeting at which the special resolution is proposed to be passed shall be accompanied by explanatory statement. अच्छा, बायबैक कर रहे हैं तो अपने को क्या लगता है? स्पेशल रेजोल्यूशन की क्या करते हैं अपन? नोटिस देते हैं, मतलब जनरल मीटिंग की नोटिस देते हैं, और जनरल मीटिंग की नोटिस के अंदर एजेंडा लिखते हैं अपन क्या क्या होने वाला है। तो उसमें हम बोलते हैं कि हमको बायबैक के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, तो उसमें क्या क्या बातें लिखनी है ये सब आपको लिखना है, अभी नहीं, CS बनने के बाद। वंस यू क्वालिफाइड योर प्रोफेशनल डिग्री या प्रोफेशनल कोर्स, आप ICSI के मेंबर बन जाओगे, तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे। रिलायंस इंडस्ट्री ने आपको एज अ CS अपॉइंट किया, तो आपका रोल क्या रहेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री की जनरल मीटिंग, ROC का जितना भी कंप्लायंस है, कंपनीज एक्ट का जितना भी कंप्लायंस है, पूरा आपको देखना है, ठीक है। जनरल मीटिंग बुलाना है, आप बुलाओगे। जितने आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स होंगे तो मेल चेक करना, मेल पे आपको आएगा CS.Reliance, जो भी कंपनी है वो कंपनी का CS आपको मेल करेगा कि XYZ डेट को जनरल मीटिंग है, XYZ कंपनी ने इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो वो नोटिस में क्या क्या होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। द फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, द नेसेसिटी फॉर द बायबैक, द क्लास ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज, द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड एंड द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक। आप क्या क्या बताओगे कि बायबैक से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सब डिस्क्लोज करेंगे, क्यों बायबैक करना है वो बताओगे, कौन से शेयर्स परचेज करना है, कौन से शेयर्स का बायबैक हो रहा है वो बताओगे, बाद में कितना पैसा इन्वेस्ट होने वाला है वो बताओगे, और कितने समय में आप खरीदने वाले हो, कितने समय में आप बायबैक करने वाले हो, वो टाइम भी आप बताओगे, ठीक है। ये सारी बातें आप बताओगे। और ये भी कुछ बातें आपको बतानी है, द डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग, कौन सी डेट पे बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें आपने ये डिसाइड किया, द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, कितने बायबैक करने वाले, कौन सी मेथड है बायबैक की, द बेसिस ऑफ अराइविंग एट द बायबैक प्राइस, जो बायबैक की प्राइस थी वो आपने कैसे अराइव किए। आपको लगता है आपकी बुक में वैल्यू 150 है, मार्केट में चल रहा 80, चलो कुछ ले लेते हैं 130 में बायबैक कर लेते हैं, ऐसा नहीं, जो 130 है वो भी जस्टिफाइबल होना चाहिए, ठीक है। बायबैक की जो प्राइस है जस्टिफाइबल होनी चाहिए। द मैक्सिमम अमाउंट टू बी पेड फॉर द बायबैक एंड द सोर्स ऑफ द, अच्छा बायबैक कहाँ से कर रहे हो, सोर्स क्या हो सकता है बायबैक का? 3 ही है ना, ठीक है। शेयर होल्डिंग, द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स एंड द डायरेक्टर्स विद द प्रमोटर इज अ कंपनी एंड the aggregate number of shares purchased or sold by persons mentioned in the sub clause during a period of the maximum purchase and sales, ठीक है। बाद में शेयर होल्डिंग की कुछ डिटेल देना है कि जो हमारे प्रमोटर्स है, डायरेक्टर्स है, इनके पास कुछ शेयर्स है क्या, उनकी शेयर होल्डिंग कितनी है वो हमको बतानी है। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि प्रमोटर ने शेयर खरीदा था 100 रुपयों में, प्रमोटर ने शेयर खरीदा था 100 रुपयों में, डायरेक्टर ने शेयर खरीदा था 100 रुपयों में, अब बायबैक लाते 140 का, भाव बढ़ नहीं रहा है, अपने पास तो बहुत होल्डिंग है, बायबैक लाते 140 का और बेच देते कंपनी को, अपना तो निजी मुनाफा हो गया ना, अपना तो प्रॉफिट हो गया ना, ये सारी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सारी बातें डिस्क्लोज करना पड़ता अपने को, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ द पर्सन मेंशन्ड इन वन इंटेंड टू टेंडर दे शेयर्स फॉर बायबैक, मतलब इसमें कौन है, प्रमोटर्स। 1 में क्या पढ़ा था अपन ने, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, KMP, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएंगे, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, KMP का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इंटेंस टू टेंडर दे शेयर्स फॉर बायबैक। अगर ये प्रमोटर, डायरेक्टर और KMP चाहते हैं कि अपने शेयर बायबैक के लिए दे,
देखो कैसा होता है, कंपनी ऐलान करती है कि हम शेयर को बायबैक करेंगे। अब बायबैक में अपने शेयर बेचना या नहीं बेचना, ये किसके पास राइट होता है? शेयर होल्डर के पास। अब मान लीजिए मैं प्रमोटर हूँ कंपनी का, कंपनी ने लाया बायबैक, अब मैं मेरे शेयर कंपनी को बेचना चाहता हूँ तो मेरे को बायबैक का ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ता है। तो फिर क्या, तो मेरे को मेरे क्वांटम बताना पड़ेगा कि मैं कितने शेयर्स बेचना चाहता हूँ कंपनी को। द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स एंड द होल्डिंग फॉर द लास्ट 12 मंथ्स, और पिछले 12 महीने का कच्चा चिट्ठा मुझे देना पड़ेगा कि मैंने कित शेयर खरीदे हैं, बेचे, जो भी ट्रांजेक्शन किया है कंपनी के शेयर में। क्योंकि कैसा होता है, कंपनी में मैं प्रमोटर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, तो मुझे मालूम है ना कंपनी कौन सी दिशा में जा रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कंपनी की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लेके मैं तो ट्रेडिंग कर सकता हूँ ना। मुझे दिख रहा है कि कंपनी डूब रही है, तो अपन क्या करेंगे, डूबती हुई नैया को छोड़ देंगे, बायबैक का ऑप्शन लाओ, बेच दो। ऐसे ही करेंगे ना। जैसे कि रिलायंस पावर, ठीक है, रिलायंस पावर कंपनी का शेयर 6 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। अब जो कंपनी के डायरेक्टर्स है, प्रमोटर्स है, उनको लग रहा कि कंपनी रिवाइव नहीं होगी, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा नहीं। अपने पास तो लाखों शेयर पड़े हैं, तो क्या करेंगे, चलो बायबैक लाते 15 रुपये में, 5 का शेयर 15 में बेच के अपन निकल जाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। मतलब आपको पूरा कच्चा चिट्ठा बताना पड़ेगा कि आपने कितने में खरीदा, क्या खरीदा पिछले 12 महीने का। नेक्स्ट है a confirmation that there are no defaults subsisting in repayment of deposit interest payment thereon, ठीक है। अब क्या है कि अपन ने कोई लोन लिया था, कंपनी ने कोई लोन लिया था, उस पे लोन लिया है तो ईएमआई तो देना पड़ेगा, लोन लिया है तो ईएमआई तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। लेकिन अपन ने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया, अपन कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं किया था पिछले 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने पास पैसा नहीं है ना। इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं मतलब अपने पास पैसा नहीं है, और अपन फिर बाय बैक कर रहे हैं, ये तो गलत हुआ ना। बाहर वालों का पैसा नहीं दे रहे और घर वालों को पैसा दे के खरीद रहे हैं, गलत हुआ ना ये कि नहीं? गलत हुआ कि नहीं? लोन किससे लेते हैं? बाहर वालों से, बाहर वालों को इंटरेस्ट नहीं दे रहे और घर वालों से बाय बैक कर रहे हैं, तो गलत बात हुई ना। तो ये नहीं चलेगा। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं दिया, डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए पैसा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए पैसा नहीं है और बाय बैक कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात हुई ना। पहले वो करो फिर बाय बैक करो। कंफर्मेशन दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स have made a full inquiry into the affairs and prospects of the company and that they have formed the opinion, general meeting is convened that there shall be no grounds on which company could be found unable to pay its debts, ठीक है। अब ऐसा है कि बायबैक करना है, तो एन वाले पॉइंट में बोला कि कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है कि आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया या डिबेंचर होल्डर्स को रिडीम नहीं किया या और कोई लाइबिलिटी पे नहीं की, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, ये हमको डिस्कस करना है। और पॉइंट ओ क्या बोलता है कि हम डिक्लेयर करेंगे, हम कंफर्मेशन देंगे कि हमने बायबैक कर लिया, तो उस वजह से फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट नहीं होगी। नहीं तो देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि एग्जिस्टिंग कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि बायबैक करने से फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, कि आप अभी बायबैक कर लो और फ्यूचर में आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा लोन देने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या धनवी, क्या फ़र्क है? पहला वाला पॉइंट क्या बोलता, नहीं समझा? ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या समझा, वो समझा क्या पहला पॉइंट कि हम बायबॅक कर रहे। बघा आडनाव काय मॅडम तुमचं, सरनेम काय? हां बघा मॅडम, आपण काय करतोय, बायबॅक करतो। बायबॅकसाठी काय लागते, रोकडा लागते, कॅश लागते, बरं ठीक आहे। आपण बायबॅक करणार, कॅश देणार, आता काय होणार, ठणठण गोपाल आपल्याकडे पैसे उरणार काय? नाही, पैसे संपणार आपले। पण आपल्या बॅलन्स शीटमध्ये लोन आहे, डिबेंचर आहे, ठीक आहे, आणि आपल्याला लोनचा रिपेमेंट करायचा आहे, डिबेंचर रिडीम करायचे आहे। तर रिडम्शनसाठी, लोन रिपेमेंटसाठी आपल्याला काय लागणार, पैसा, कॅश लागणार। आणि आपण
लोन घेतलं म्हणजे EMI वेळेवर भरा लागते आणि आपण गेल्या 6 महिन्यापासून EMI नाही भरून राहिलो म्हणजे काय झाला, अर्थ काय झाला याचा, आपल्याकडे कॅश नहीं है, आपल्याकडे कैश नहीं है, अपने पास कैश नहीं है, अपन ने लोन लिया है तो EMI देना पड़ेगा, EMI देने के लिए अपने को कैश लगेगा, लेकिन अपन 6 महीने से EMI भर नहीं रहे और यहाँ पे अपन बायबैक ला रहे हैं, चलेगा क्या ऐसा? बायबैक के लिए तो कैश ही लगती, अपने पास लोन के लिए कैश नहीं है तो बायबैक के लिए कैश कहाँ से ला रहे, तुम जस्टिफाई करो, है ना? तो ये हमको बताना पड़ेगा पॉइंट नंबर एन में। अब पॉइंट नंबर ओ क्या बोलता है कि अपने पास लोन है, अपन EMI भर रहे टाइम पे, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी अपन टाइम पे दे रहे, अब अपन ला रहे हैं बायबैक, तो एन वाला पॉइंट हो जाएगा क्लियर कि अपना कोई डिफॉल्ट है क्या? नहीं, अपन इंटरेस्ट टाइम पे दे रहे हैं, रिडम्पशन हो रहा है तो रिडम्पशन टाइम पे कर रहे हैं, EMI टाइम पे भर रहे हैं, मतलब एन वाले पॉइंट में अपन हो गए पास। अब अपन बायबैक कर रहे हैं, अब बायबैक किया तो मतलब कैश चली गई, कैश चली गई तो अपने पास जो लोन की EMI है या जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है या रिडम्पशन है उसके लिए कैश रहनी चाहिए। मतलब आप डायरेक्टर हो, आपको पता है कि आपके पास कितना पैसा है और कितना कैश फ्लो आने वाला है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको पता है। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने पूरा पैसा बायबैक में यूटिलाइज कर दिया और अगले दिन से डिफ़ॉल्ट करने लग जाओ, मतलब फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, इसकी आप गारंटी लो, गारंटी नहीं लेकिन डिस्क्लोजर दे दो कि आपको लगता है कि बायबैक करने के बाद भी आपके पास सफिशिएंट फंड्स रहेगा EMI और डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए। अभी समझा क्या धनवी? समझा मेरे को? मैथिली को नहीं समझा, उसको समझा के दो, बोलो एक बार। हाँ, कंफर्मेशन दो कि डिफॉल्ट विफॉल्ट कुछ होगा नहीं, ठीक है। That the company's prospects for the year immediately following that date and its financial resources be available to meet its liabilities as and when they fall due and the company shall not rendered insolvent। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम बायबैक ला रहे हैं और 1 साल में हम हाथ खड़े कर दे, इंसॉल्वेंट हो जाए। देखो, हमने किसी से माल खरीदा है, उसको भी पैसा देना है, बैंक से लोन लिया उसको भी पैसा देना है, डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट देना है, पूरा कैश अगर अपन ने बायबैक में दे दिया, ऐसा ना हो जाए कि लायबिलिटी बढ़ जाए और हमारे पास पैसा ना हो। तो अगले 12 महीनों में, अगले 12 मंथ्स में इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। हाँ, देखो कैसा है, जनरली क्या है, ये नियम क्यों लाया मैं वो बताता आपको। अब ये एक कंपनी है, कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर, ठीक है, कंपनी की रेप्यूटेशन थोड़ी मार्केट में डाउन है, कंपनी के शेयर प्राइस चल रहा है मार्केट में कम, ठीक है, कंपनी पे लोन कितना है किसको मालूम? डायरेक्टर्स को मालूम। कंपनी पे लाइबिलिटी कितनी है किसको मालूम? इन बागड़ बिल्लों को मालूम, ठीक है। अब इनको सब दिख रहा कि यार अपनी लाइबिलिटी बढ़ रही है, अपन क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे रहे, अपन ने माल तो ले लिया लेकिन माल खराब हो गया, जिससे माल लिया था सप्लायर को पैसा नहीं दे पा रहे, अपनी कंपनी लॉस में जाने वाली है और लॉस भी इतना भयंकर कि अपनी कंपनी शटडाउन हो जाएगी, वाइंडिंग अप आ जाएगा। तो ठीक है ना भाई, क्या करते हैं, अपने शेयर मार्केट में बेच देते हैं। फिर सोनू बोलता है मार्केट में कहाँ बेचेंगा, मार्केट में भी अपने शेयर की वैल्यू डाउन है, 50 रुपये में बिक रहा है अपना शेयर। तो फिर क्या करते हैं, चल एक काम करते हैं कि अपन अपने कंपनी का बायबैक ला लेते हैं। एक क्या काम करते हैं, अपने कंपनी का बायबैक ला लेते हैं 100 रुपये पे। अभी शेयर की वैल्यू चल रही है 50, अपन ला लेते हैं बायबैक 100 पे, ठीक है। ये ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि टू सपोर्ट द शेयर प्राइस, पढ़ा था ना, बताओ कहाँ पढ़ा था, ढूंढ के दो मुझे। पेज नंबर, पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर 9, टू सपोर्ट द शेयर प्राइस। तो
शेयर प्राइस को सपोर्ट करने के नाम पे अपन क्या करेंगे, बायबैक लाएंगे। अपने पास 50 का शेयर है, 100 में बेच देंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कंपनी से एग्जिट हो जाएंगे अपन अब सिर्फ डायरेक्टर बचे, अपनी होल्डिंग खत्म हो गई, 6 महीने में हाथ खड़े कर देंगे कि हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, हम लोन रिपे नहीं कर सकते, हम आपको पैसा नहीं दे सकते, ले लो जो लेना है। कंपनी में तो कुछ बचा ही नहीं है और अपने शेयर तो अपन ने पहले ही बेच दिए। तो ऐसा फ्रॉड नहीं होना चाहिए। कंपनी में मेजर शेयर होल्डर्स यही लोग हैं, डायरेक्टर मुकेश अंबानी की जगह रिलायंस, भले ही अपने पास 100-200 शेयर होंगे लेकिन कंपनी में ज़्यादा शेयर तो उसके ही है ना। अब वो बेच के अगर निकल जावे तो जो बचे हुए शेयर होल्डर्स हैं उनका तो नुकसान है ना, क्योंकि सिर्फ उनको पता है कि डूबती हुई नैया है, डूबती हुई कश्ती को छोड़ के आप मत निकलो, डूबती हुई नाव को छोड़ के नहीं निकलना चाहिए किसी ने, इसलिए ये वाला क्लॉज लाया है। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, अभी तो मजा आ रहा है। यहाँ से वेदांश बोल रहा है सर जिन रास्तों पे हम चल रहे हैं उनका नशा हम पे चढ़ते जा रहा है, जिन रास्तों पे हम चल रहे हैं उनका नशा हम पे चढ़ते जा रहा है। कोई मंजिलों से गए पीछे हट जाओ, हमें तो रास्ते में ही मजा आ रहा है, बैच में मजा आ रहा है हमको। तो काय को ब्रेक होना, अभी 20 मिनट में राहुल सर आ जाएंगे अभी। चलो ठीक है।